इसमें एग्जाम्पल था, आज से हमें स्टार्ट करना है। कितने लोग फैमिलियर हैं हाइबरनेट से? क्या है हाइबरनेट बता सकते हैं? इज हाइबरनेट रिलेशनल मैपिंग है हाइबरनेट। फिर ORM क्या है? नेट में इसको यूज करते हैं। ये थोड़ी पूछा हाइबरनेट में क्या यूज करते हैं, मैंने पूछा हाइबरनेट क्या है। फ्रेमवर्क, किस चीज का फ्रेमवर्क है, क्या हेल्प करता है हमारी। पहली बार आए हैं आज, क्या नाम है? पहले पढ़िए जावा, कोर पढ़े हुए हैं और सीधे हाइबरनेट सीखना चाहते हैं। JDBC आता है। हाइबरनेट इज एन ORM फ्रेमवर्क। अब यहाँ पर एक नई टर्म आई है ORM। हाइबरनेट समझने के लिए पहले हमें समझना पड़ेगा ORM क्या है। लिखेंगे पहले ORM, ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपिंग और फैसिलिटी यूज्ड टू मैप ऑफ ऑब्जेक्ट मॉडल टू द टेबल्स इन रिलेशनल मॉडल। अगर हम एक प्रोग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, प्रोग्रामर को एप्लीकेशन में परसिस्टेंस डेटा के साथ काम करना पड़ता है। परसिस्टेंट डेटा डेटाबेस में स्टोर होता है। जो डेटाबेस है वो रिलेशनल कॉन्सेप्ट पे काम करता है। मीन्स मेरे पास अगर 4 टेबल है और मुझे आपस में उन्हें रिलेट करना है, मैं प्राइमरी की फॉरेन की रिलेशन बनाऊंगा उनमें। डेटाबेस से डेटा अगर मुझे फैच करना है तो मुझे ये देखना पड़ेगा कौन सी टेबल है, उनमें क्या प्राइमरी की है, क्या फॉरेन की है, उस तरह से मैं उन्हें लिंक करूंगा। लेकिन जब मैं अपनी एप्लीकेशन लेवल पे काम करूंगा तो मैं टेबल्स के बारे में नहीं सोचूंगा। वहां मेरे पास क्लासेस होंगे, उनमें इज ए रिलेशन होगा, हैज ए रिलेशन होगा। एक ही प्रोग्रामर को 2 अलग अलग डोमेन में काम करना पड़ता है। उसे ऑब्जेक्ट के कॉन्सेप्ट भी ध्यान में रखने पड़ते हैं, उसे टेबल के कॉन्सेप्ट भी ध्यान में रखने पड़ते हैं। ऑब्जेक्ट को अगर सेव कराना है तो ऑब्जेक्ट्स का डेटा फैच करके क्वेरीज में सेट करना पड़ता है, और लोड करना है तो रिजल्ट सेट से जो रिकॉर्ड्स आए हैं उन्हें फैच करके फिर वापस ऑब्जेक्ट में रखना पड़ता है। अब अगर 1000 लोग प्रोग्राम बना रहे हैं जिन्हें डेटाबेस में डेटा सेव करना है, फैच करना है, 1000 लोगों को ये काम 1000 बार ही करना पड़ता है। तो ये कॉमन टास्क है, सबको करना पड़ रहा है। अगर कोई चीज सबको करनी पड़ रही है, क्या होना चाहिए? एक बार कर दिया जाना चाहिए, फिर हर आदमी उसे यूज कर ले। टेक्निक डिवाइस की गई जिसे नाम दिया गया ORM, ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपिंग। उसकी इंप्लीमेंटेशन के लिए फिर फ्रेमवर्क बना दिए गए। उन फ्रेमवर्क्स को हम कहते हैं ORM फ्रेमवर्क्स। एंड ORM फ्रेमवर्क manages persistence of objects on behalf of applications. In an application, full stop के बाद लिखेंगे, in an application data can be persisted to a database following 3 models. डेटाबेस में डेटा परसिस्ट कराने की 3 अप्रोच है। उनमें से एक अप्रोच आप जानते होंगे, 2 अप्रोच आपको सीखनी है। जो अप्रोच आप जानते हैं उसमें बहुत सारी समस्याएं हैं, उन समस्याओं को दूर करने के लिए सेकंड अप्रोच लाई गई। पहले आप वो सेकंड अप्रोच सीखेंगे, फिर उस सेकंड अप्रोच में भी कुछ समस्या है, उन्हें सॉल्व करने के लिए थर्ड अप्रोच लाई गई, फिर आप वो थर्ड अप्रोच सीखेंगे। वास्तव में आप यहाँ जितनी चीज सोच के आए हैं उससे ज्यादा सीखना है आपको। आप सिर्फ सोच के आए कि आपको हाइबरनेट पढ़ना है, आप यहाँ हाइबरनेट के साथ साथ JPA पढ़ेंगे। हाइबरनेट की जो समस्या है उसे JPA रिमूव करेगा। अब समझते हैं पहले सबसे पहला मॉडल क्या था डेटा परसिस्ट कराने का। ये मेरे पास कोई एप्लीकेशन है, ये थी सबसे पहली अप्रोच। अगर आपने JDBC सीखा है, आपको अपनी एप्लीकेशन में डेटा सेव कराना हो, लोड करना हो, अपडेट करना हो या डिलीट करना हो तो क्या करते थे आप? JDBC का यूज करते हैं। अब इस मॉडल की कुछ प्रॉब्लम्स हैं। अगर हम JDBC का यूज करते हैं, ये कॉमन प्रॉब्लम्स हैं। सबसे पहली समस्या ये है, कनेक्शन हमें खुद बनाने पड़ेंगे, कनेक्शन को क्लोज हमें करना पड़ेगा। एक और चीज आ जाती है इसमें, हमें कोई ऑब्जेक्ट सेव करना हो, लोड करना हो, डिलीट करना हो या अपडेट करना हो, क्वेरी हमें बनानी पड़ेगी। डेटा हमारे पास ऑब्जेक्ट फॉर्म में होगा, उसे क्वेरी के पैरामीटर में हमें सेट करना पड़ेगा। अगर सेलेक्ट क्वेरी हमने चलाई है तो रिजल्ट सेट से डेटा फैच करके ऑब्जेक्ट में हमें रखना पड़ेगा। अब ये रिपीटेटिव टास्क हैं, सबको करने पड़ेंगे, बार बार करने पड़ेंगे। ORM फ्रेमवर्क इन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन हमें देते हैं। अगर हम कोई ORM फ्रेमवर्क यूज करते हैं, कनेक्शन क्रिएट करने की जिम्मेदारी, मैनेज करने की जिम्मेदारी फ्रेमवर्क की, क्वेरी जनरेट करने की जिम्मेदारी फ्रेमवर्क की, ये ऑब्जेक्ट टू क्वेरी पैरामीटर्स एंड रिजल्ट सेट टू ऑब्जेक्ट मैपिंग करने की जिम्मेदारी फ्रेमवर्क की, ट्रांजैक्शन मैनेज करने की जिम्मेदारी फ्रेमवर्क की। हम सिर्फ उसे ऑब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट का ग्राफ मीन्स सेट ऑफ रिलेटेड ऑब्जेक्ट्स देंगे, उससे कहेंगे सेव कराओ। अब उसकी जिम्मेदारी है उसे एक टेबल में सेव कराना है तो एक क्वेरी जनरेट करेगा, 50 टेबल में वो चीज़ सेव होनी होगी तो 50 टेबल के लिए क्वेरी जनरेट करेगा। उससे हमारा कोई अटैक नहीं है। हम सिर्फ ऑब्जेक्ट लेवल पे सोचेंगे, हमारा काम एज ए एप्लीकेशन प्रोग्रामर आसान हो जाएगा। टू रिमूव द प्रॉब्लम्स ऑफ मॉडल 1,
Model 2 of persistence was introduced. Model 2 of persistence was introduced. फर्स्ट मॉडल हमने देखा, उसकी प्रॉब्लम समझी। अब उन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कॉन्सेप्ट लाया गया ORM फ्रेमवर्क। एक मिडल वेयर है ये, जो आपकी एप्लीकेशन और परसिस्टेंस लेयर के बीच में फिट होगा। पहले आपकी एप्लीकेशन सीधे JDBC से इंटरेक्ट करती थी, यानी कि हम सीधे कनेक्शन बनाते थे, स्टेटमेंट बनाते थे, क्वेरी एग्जीक्यूट करते थे। अब हमें जो भी डेटा सेव कराना होगा वो हम ऑब्जेक्ट्स फॉर्म में ORM फ्रेमवर्क को देंगे, या अगर हमें कोई डेटा डेटाबेस से लोड कराना है तो हम इससे कहेंगे ये ऑब्जेक्ट्स हमें अवेलेबल कराओ। हमें डेटाबेस से कोई मतलब नहीं है, डेटा का मतलब हमारे लिए है ऑब्जेक्ट। ORM फ्रेमवर्क हमारे लिए देखेगा कि जो ऑब्जेक्ट मांगा जा रहा है वो किस टेबल या किन टेबल से आएगा, उनके अकॉर्डिंग क्वेरी जनरेट करेगा, उन्हें एग्जीक्यूट करवाएगा JDBC से, रिजल्ट सेट से डेटा फैच करके ऑब्जेक्ट्स में रखेगा, वो ऑब्जेक्ट हमें अवेलेबल कराएगा। सेव कराना है, देखेगा किस टेबल में या किन टेबल्स में कोई इंसर्ट क्वेरी चलनी हो, क्वेरी जनरेट करेगा, उनके पैरामीटर सेट करेगा, JDBC का यूज करके एग्जीक्यूट करवाएगा। एडवांटेजेस हमें क्या मिलेंगी? अब कनेक्शन क्रिएट करना या मैनेज करना हमारी जिम्मेदारी नहीं है। क्वेरी ऑब्जेक्ट टू क्वेरी पैरामीटर्स एंड रिजल्ट सेट टू ऑब्जेक्ट मैपिंग अब हमारी जिम्मेदारी नहीं है। क्वेरी जनरेट करना हमारी जिम्मेदारी नहीं है। ट्रांजैक्शन मैनेज करना हमारी जिम्मेदारी नहीं है। एक और एडवांटेज मिलेगी, अब सारे ऑब्जेक्ट हम एक मिडलवेयर से ले रहे हैं। अगर हम एक वेब एप्लीकेशन बनाते हैं जो कि एक मल्टी यूजर मल्टी थ्रेडेड एप्लीकेशन होती है, एक वेब एप्लीकेशन पे कितने भी यूजर रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। बहुत सारे यूजर ऐसे होंगे जो सेम डेटा में इंटरेस्टेड होंगे। जैसे मान लीजिए मैं कोई एक शॉपिंग साइट बना रहा हूँ। अब शॉपिंग साइट में आज मैंने कोई एक मोबाइल की सेल निकाली हुई है, तो हर आदमी आएगा और वो क्या ढूंढेगा? उस पर्टिकुलर मोबाइल को ही ढूंढेगा। एक तरीका तो ये है कि जितने भी आदमी आए उतनी रिक्वेस्ट में भेजूं, उतनी बार डेटाबेस से डेटा फैच करूं। दूसरा तरीका क्या है? अगर सबको वही ऑब्जेक्ट देखना है तो एक बार रिकॉर्ड फैच करके रख लूं और सबको मेमोरी में से दिखाता रहूं। उसे क्या कहेंगे अगर मैं उठा के मेमोरी में रख लूं तो? कैशिंग। अगर मैं ORM फ्रेमवर्क यूज करता हूं तो वो कैशिंग सपोर्ट करता है। वो आपके लिए जो फ्रीक्वेंटली यूज्ड ऑब्जेक्ट हैं उन्हें कैश करके रख सकता है, ताकि आपकी एप्लीकेशन का परफॉर्मेंस बढ़िया हो जाए। कुछ एडवांटेज समझ में आती है JDBC के कंपैरिजन में। अब सवाल आता है डिसएडवांटेज क्या है? ऐसा नहीं है कि सिर्फ एडवांटेज है, डिसएडवांटेज भी है। डिसएडवांटेज ये है, आज आपने एक फ्रेमवर्क सीखा, लेट्स से हाइबरनेट। किसी कंपनी में गए, वहाँ कोई प्रोजेक्ट मिला आपको हाइबरनेट पे, आपने काम किया। मान लीजिए 1 महीना सीखने में लगा, 6 महीने काम किए, 7 महीने का एक्सपीरियंस हो गया। अब आप किसी दूसरी कंपनी में गए, वहाँ पर भी आपको एक प्रोजेक्ट मिला जिसमें ORM फ्रेमवर्क यूज होना था। हाइबरनेट अकेला ORM फ्रेमवर्क नहीं है। इस बार कंपनी में आपको मिला टॉपलिंक। अब आप ORM का कॉन्सेप्ट जानते हैं, आपको पता है ORM का मतलब ऑब्जेक्ट्स की टेबल से मैपिंग है। हाइबरनेट में वो काम आपने किया था, टॉपलिंक में अब आपको वही काम दोबारा से सीखना पड़ेगा कि कैसे करेंगे। मान लीजिए हाइबरनेट में सेव नाम का मेथड था, तो जरूरी नहीं कि टॉपलिंक में सेव नाम का मेथड मिले। ऐसा हो सकता है वहाँ परसिस्ट नाम का मेथड मिले। इंटरफेस अलग होंगे, क्लासेस अलग होंगी, मेथड्स अलग होंगे। क्या करना पड़ेगा आपको? फिर दोबारा से वही चीज़ सीखनी पड़ेगी। अब आपने 2 फ्रेमवर्क सीख लिए, थोड़े दिन बाद किसी तीसरी कंपनी में गए, वहाँ लेट से IBM के सारे प्रोडक्ट यूज होते थे। अब IBM का अपना फ्रेमवर्क है iBatis। आपको हाइबरनेट आता है, आपको टॉपलिंक भी आता है, यानी कि आपको 2 ORM फ्रेमवर्क आते हैं। लेकिन अगर आपसे कोई कहे कि iBatis पे काम करना है और आपको ये ना बताओ iBatis ORM फ्रेमवर्क है, तो आप क्या करेंगे? मुझे तो आता नहीं जी। सीखने जाएंगे पता चलेगा तो हाइबरनेट जैसी चीज़ है, लेकिन सीखना फिर भी पड़ेगा। ये क्लास अलग होंगी, इंटरफेस अलग होंगे, मेथड्स अलग होंगे। समझ आ रही है दिक्कत क्या है? क्या सोल्यूशन होना चाहिए? एक सिंगल API होनी चाहिए सभी ORM फ्रेमवर्क के लिए। हाइबरनेट हो, टॉपलिंक हो, iBatis हो, X हो, Y हो, Z हो, हमें फर्क नहीं पड़ता। हम एक बार चीजें सीखें किसी भी ORM फ्रेमवर्क का यूज। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए फिर तीसरा मॉडल लाया गया। पहले इतना नोट करेंगे, आप सिर्फ इतना सीखने आए थे, आप सीखने आए हाइबरनेट। अब आपको बताया जा रहा है केवल हाइबरनेट से आपका कोई फायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि कल को कहीं आपको टॉपलिंक मिलेगा, कहीं iBatis मिलेगा, कहीं कोई दूसरा ORM फ्रेमवर्क मिलेगा। इससे आगे की चीज सीख के जाएंगे, ताकि कल को आप टॉपलिंक पे भी काम कर सकें, iBatis पे भी काम कर सकें, और कोई अलग फ्रेमवर्क हो उस पर भी काम कर सकें। फॉर ईच फ्रेमवर्क एप्लीकेशन प्रोग्रामर नीड टू लर्न ए डिफरेंट API। लिखेंगे, कितने लोग नोट कर रहे हैं? अभी हो गया? लिखेंगे, limitations of model 2 are removed by JPA। फुल स्टॉप के बाद लिखेंगे Java Persistence API, JPA। Java Persistence API is a set of
interfaces provided by Sun Microsystem which act as a standard API for ORM frameworks. Acts as a standard API for ORM frameworks. An ORM framework which provide the implementation of JPA. An ORM framework which provides the implementation of JPA is called JPA provider. Following diagram describes model 3 of persistence. मॉडल 3 में लेयर्स उतनी ही रहेंगे, एक चीज केवल बदलेगी। क्या बदला मॉडल 2 से मॉडल 3 में? जो यहाँ पर ORM फ्रेमवर्क है उसे अब हम JPA प्रोवाइडर कह रहे हैं, वो चीज नहीं बदली है, बदला कुछ और है। यहाँ पर लिखा हुआ था पहली बार में persistence operation are performed using framework specific API। आप ऐसे समझिए 3 लोग हैं, एक तमिल है, एक मलयाली है, एक पंजाबी है, हमें उन तीनों से काम कराना है। पहले हमसे कहा गया ये तमिल आदमी से आप काम कराओ, आपने तमिल सीखी ताकि आप उसे इंस्ट्रक्शन दे सकें। अब तमिल सीखी 6 महीने में, फिर उससे काम कराया, अब आपका ट्रांसफर कर दिया, एक मलयाली आपको दे दिया, कहा जी इससे काम कराओ। क्या करेंगे अब आप? फिर 6 महीने मलयाली सीखी, फिर उससे काम कराया 6 महीने, अब आपको एक पंजाबी दे दिया, फिर जी इससे काम कराओ। फिर सीखेंगे, फिर कोई उड़ीसा वाला दे देंगे, फिर कोई बंगाल वाला, फिर कोई आसाम वाला। क्या होगा? समझ आ रही है क्या दिक्कत है? फ्रेमवर्क स्पेसिफिक एपीआई का मतलब है जैसे ही फ्रेमवर्क बदलेगा आपको अपनी एपीआई बदलनी पड़ेगी, कोड में चेंज करना पड़ेगा। इन सब के लिए अब आप इतनी सारी भाषा ना सीखें, हमने एक नेशनल लैंग्वेज बना दी हिंदी। हमने कहा भारत के किसी भी प्रांत का आदमी कम से कम उसे हिंदी आनी चाहिए। अब हम कहीं भी जाएंगे तो किस में बात करेंगे? हिंदी में। अब हेडेक हमारा बढ़ा कि दूसरे लोगों का बढ़ा? दूसरे लोगों का बढ़ा, उन्हें अपनी भाषा के साथ साथ हिंदी भी सीखनी पड़ेगी। बात समझ आ रही है? तो पहले आप ऐसे समझिए, हाइबरनेट से हम हाइबरनेट की भाषा में बात कर रहे थे, यानी कि एक तमिलियन से तमिल में बात कर रहे थे, एक मलयाली से मलयाली में बात कर रहे थे, एक पंजाबी से पंजाबी में बात कर रहे थे। अब हम स्टैंडर्ड भाषा बनाई हिंदी। जेपीए का मतलब है कुछ इंटरफेस है जो हम केवल सीखेंगे, उनकी इंप्लीमेंटेशन सभी ORM फ्रेमवर्क देंगे। हाइबरनेट भी देगा, टॉपलिंक भी देगा, आईबैटिस भी देगा, बाकी जितने वो भी सब देंगे। अगर हमें एक बार ये इंटरफेस पता चल गए तो हमें क्या पता चलेगा? हाइबरनेट हो, टॉपलिंक हो, कोई भी हो, सेव कराना है तो ये मेथड होगा। बात समझ आई? कितनी बार सीखना पड़ेगा हमें? एक बार। समस्या क्या है इसकी भी अपनी लिमिटेशन है। एडवांटेज लिख दी गई, आपको केवल एक एपीआई सीखनी है, आप किसी भी ORM फ्रेमवर्क का यूज कर सकते हैं। डिसएडवांटेज यही है कि स्टैंडर्ड है। स्टैंडर्ड का मतलब इसमें जो फीचर है वो सभी ORM फ्रेमवर्क के पास होनी चाहिए। इसमें केवल वही फीचर रखी गई जो सभी सपोर्ट करते हैं। अगर हम इंडिविजुअली ORM फ्रेमवर्क को देखें, 4 कंपनी अगर एक ही प्रोडक्ट बना रही हैं तो वो अपने प्रोडक्ट को दूसरे से डिफरेंशिएट करेंगी ताकि उनका बिक सके। अब आपने क्या किया? उनका वो डिफरेंशिएशन ही खत्म कर दिया। लीस्ट कॉमन डिनोमिनेटर जो सब में था वो केवल उठा लिया और एक स्टैंडर्ड बना दिया। अब मुझे अगर उसकी एक्स्ट्रा फीचर यूज करनी हुई तो वो तो आपके इसमें है नहीं। तो अगर मैं हाइबरनेट की बात करूं तो हाइबरनेट अपने आप में देखा जाए तो वो सुपर सेट है जेपीए का, उसमें ज्यादा फीचर्स हैं। अगर मैं जेपीए के थ्रू यूज करूंगा तो मैं उसकी सारी फीचर यूज नहीं कर सकता। डायरेक्ट उससे यूज करूंगा किसी भी लैंग्वेज की। अगर हम बात करें नॉर्मल, जैसे मैं हिंदी तमिल की बात कर रहा था, हर एक भाषा में कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनका कोई अल्टरनेटिव किसी दूसरी लैंग्वेज में नहीं होता। ट्रांसलेशन करने वाले बात ये लिमिटेशंस जानते हैं। नियरली पॉसिबल वर्ड होता है जो उस आइडिया को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, उसका यूज करते हैं। मीनिंग लॉस्ट हो जाता है, इमोशन लॉस्ट हो जाते हैं, शब्दों में इमोशन जुड़े होते हैं। अब जैसे अगर आप सिंपल बात करें, आप सब लोगों ने गायत्री मंत्र सुना होगा, ओम भूर्भुवः स्वः, या सबने अजान सुनी होगी। अब इनका अगर मैं ट्रांसलेशन करूं, क्या वही मीनिंग रहेगा? मीनिंग वही रहेगा, इमोशंस नहीं आएंगे वो। अब इंग्लिश में ओम भूर्भुवः को मैं सुनाऊं आपको, कुछ नहीं पता चलेगा आदमी क्या कह रहा है, इमोशन नहीं आएंगे कभी भी वो। अब अजान को अगर मैं इंग्लिश में गाऊं तो आएगा मजा? बात समझ आ रही है? पूरी तरह से कैप्चर नहीं होता एक लैंग्वेज का दूसरी लैंग्वेज में, वही प्रॉब्लम यहाँ पर है। हम हाइबरनेट 2 तरीके से सीखेंगे। पहले हम हाइबरनेट से हाइबरनेट की भाषा में बात करेंगे, उसके बाद फिर हम जेपीए के थ्रू उससे बात करेंगे। हाइबरनेट को कॉन्फ़िगरेशन 2 तरीके से दी जा सकती है, XML का यूज करके, एनोटेशन का यूज करके।
जब हम हाइबरनेट से हाइबरनेट की भाषा में बात करेंगे तो हम XML का यूज करेंगे, जब हम JPA का यूज करेंगे तो हम एनोटेशन का यूज करेंगे। तो तरीके सीख जाएंगे। being a standard supports only common features of all ORM framework, that is Hibernate। अब कोई भी ORM फ्रेमवर्क सीखना हो हमें पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट सीखने होंगे। लिखेंगे बिफोर यूजिंग एनी ORM फ्रेमवर्क following terms need to be understood। terms understood। entity first represents an object which contains either persistent data or contains persistent data or data to be persisted। एक ऐसा ऑब्जेक्ट जिसमें वो डेटा हो जो या तो हमने डेटाबेस से लोड किया हो या जिसे हम डेटाबेस में स्टोर कर सकते हो, उसे हम एंटिटी कहेंगे। नेक्स्ट लाइन से लिखेंगे यार, एन एंटिटी कैन बी ऑफ टू टाइप्स, persistent entity, second transient entity। अब ऊपर जो क्लासिफिकेशन बताई गई थी उसे अलग अलग कर दिया गया। अगर मेरे पास एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसमें मैंने वो डेटा स्टोर किया हुआ है जो डेटाबेस से लोड किया गया है, तो ऐसे ऑब्जेक्ट को मैं persistent entity कहूंगा। अब persistence क्यों कहूंगा? अगर वो ऑब्जेक्ट मुझसे लॉस्ट भी हो जाता है तो डेटा लॉस नहीं होगा मेरा, क्योंकि डेटा कहां से आया था? डेटाबेस से। दोबारा डेटाबेस से लोड किया जा सकता है। अगर मेरे पास कोई एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसमें मैंने डेटा रखा है डेटाबेस में सेव कराने के लिए, लेकिन सेव नहीं कराया अभी, वो ऑब्जेक्ट अगर लॉस हो गया तो मेरा डेटा लॉस हो जाएगा। ऐसे ऑब्जेक्ट को हम कहेंगे ट्रांजिएंट एंटिटी। एन ऑब्जेक्ट which contains data that is loaded from the database is called persistent entity। An object which contains data that can be saved to the database is called transient entity। डेटाबेस में सेव नहीं किया गया है, किया जा सकता है। जैसे ही वो डेटा डेटाबेस में सेव हो जाएगा, ट्रांजिएंट एंटिटी persistent entity बन जाएगी। फिर उस ऑब्जेक्ट के लॉस होने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम लिखेंगे session is an interface exposed by the Hibernate for application programmers। This interface provides methods for performing persistent operations, implementation of it is provided by the framework। फ्रेमवर्क बनाने वालों ने सेशन नाम का एक इंटरफेस बनाया जिसमें मेथड डिफाइन कर दिए परसिस्टेंस ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए। मीन्स आपको ऑब्जेक्ट को सेव कराना है, डिलीट करना है, अपडेट करना है, लोड करना है, ट्रांजैक्शन स्टार्ट करना है, कोई क्वेरी एग्जीक्यूट करानी है, जो भी काम आपको करना है हाइबरनेट के साथ, वो सब आप सेशन के थ्रू करेंगे। ये एक मेन इंटरफेस आपको एक्सपोज किया गया है, बाकी की इंटरनल चीजें सब आपसे छुपा ली गई हैं। इसकी इंप्लीमेंटेशन फ्रेमवर्क आपको अवेलेबल कराता है, और वो क्लास का नाम क्या है उससे आपको कोई मतलब नहीं है। जो भी ऑब्जेक्ट होगा आप उसे इस इंटरफेस के नाम से रेफर करेंगे। लिखेंगे अभी इसी में कंटिन्यूएशन में, एन एप्लीकेशन प्रोग्रामर नीड ए सेशन ऑब्जेक्ट टू persist objects, to load persisted objects, comma, to update and delete persisted objects, to update and delete persisted objects, etc। कंटिन्यूएशन में फुल स्टॉप के बाद लिखेंगे दिस ऑब्जेक्ट हैज ट्रांजैक्शनल स्कोप। दिस ऑब्जेक्ट हैज transactional scope, that is it is closed after the completion of the persistence operation। the persistence operation, अगर मुझे एक एप्लीकेशन में पहले कोई एक ऑब्जेक्ट लोड कराना है, लोड करने के बाद उसकी कुछ चीजें चेंज करनी है, एंड देन वापस अपडेट कराना है, तो ये काम दो अलग अलग ट्रांजेक्शन में होंगे। पहले मैं ऑब्जेक्ट को लोड करूंगा, वो एक परसिस्टेंस ऑपरेशन हो गया, फिर चेंज करने के बाद उसे डेटाबेस में अपडेट कराऊंगा, वो एक दूसरा परसिस्टेंस ऑपरेशन हो गया। तो मैं ऐसा नहीं करूंगा कि मुझे अपनी एप्लीकेशन में 4 काम करने हैं तो एक सेशन बना लेते हैं, उसी से 4 काम कराते रहेंगे। सेशन का मतलब है शॉर्ट लिव्ड ऑब्जेक्ट। एक डेटाबेस से इंटरेक्शन करना है, एक सेशन लो, इंटरेक्शन करो, सेशन खत्म। दूसरा इंटरेक्शन करना है, फिर एक सेशन लो, इंटरेक्शन करो, फिर सेशन खत्म। वो HTTP कनेक्शन की तरह है। आपको एक वेबसाइट पे 50 रिक्वेस्ट भेजनी है, क्या करते हैं हम? एक कनेक्शन बना के नहीं रखते, पहले रिक्वेस्ट भेजते हैं, एक कनेक्शन बनता है, रेस्पॉन्स मिलता है, कनेक्शन क्लोज हो जाता है।
फिर मान लीजिए दूसरा हमें कोई रेस्पॉन्स चाहिए, कनेक्शन बनेगा, फिर रिक्वेस्ट जाएगी, फिर रेस्पॉन्स बनेगा। कनेक्शन बना के नहीं रखते। बात समझ आ रही है? बिल्कुल उसी तरह से ये होगा। एक एप्लीकेशन में अगर 1000 बार डेटाबेस के साथ इंटरेक्शन करना है, 1000 बार आप सेशन ओपन करेंगे, इंटरेक्शन करेंगे, देन सेशन को क्लोज करेंगे। नेक्स्ट लिखेंगे सेशन फैक्ट्री, एस कैपिटल होगा, एफ कैपिटल होगा। इज एन इंटरफेस व्हिच प्रोवाइड फैक्ट्री मेथड टू क्रिएट सेशन ऑब्जेक्ट, मेथड्स टू मैनेज सेकेंड लेवल कैशिंग। अब ये क्या होता है सेकेंड लेवल कैशिंग, ये आगे जाके आपको बताया जाएगा, कंटिन्यूएशन में लिखेंगे अभी। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस इंटरफेस, implementation of this interface is provided by the framework, full stop के बाद लिखेंगे। In each application a session factory object is created and is used throughout the application, that is this object has application scope, has application scope। ये सेशन से उल्टा है। पर persistence operation सेशन ऑब्जेक्ट बनता है, लेकिन पर एप्लीकेशन एक सेशन फैक्ट्री ऑब्जेक्ट बनता है। सेशन फैक्ट्री एक होगी पूरी एप्लीकेशन में, उसी से हम सेशन मांगते जाएंगे। अब हमारी एप्लीकेशन सिंगल थ्रेडेड हो या मल्टी थ्रेडेड हो, दोनों केस में एक ही तरह से काम होगा। नेक्स्ट लिखेंगे कॉन्फ़िगरेशन इज ए फ्रेमवर्क प्रोवाइडेड क्लास व्हिच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द पार्सिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ कॉन्फ़िगरेशन एंड मैपिंग इंफॉर्मेशन, मैनेजमेंट ऑफ कॉन्फ़िगरेशन एंड मैपिंग इंफॉर्मेशन। It also acts as a factory of session factory, act as a factory of session factory। थोड़ी देर बाद ये सारी चीज आपको पता चलेगी। नेक्स्ट हम लिखेंगे कॉन्फ़िगरेशन इंफॉर्मेशन, डेटाबेस एंड ड्राइवर स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन, ड्राइवर स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन which is required by the ORM framework for creating connections is called configuration information। It is provided in XML format। Mapping information, information of tables, mapping of object data members to table columns is called mapping information to generate queries। Mapping information can be provided through XML or annotation। दो तरह की इंफॉर्मेशन आपको देनी पड़ेगी ORM फ्रेमवर्क को। आपको सबसे पहले डेटाबेस की इंफॉर्मेशन बतानी पड़ेगी, ड्राइवर क्लास कौन सी है, URL क्या है, यूजर नेम क्या है, पासवर्ड क्या है, ताकि कनेक्शन बनाए जा सकें। उसे हम कहेंगे कॉन्फ़िगरेशन इंफॉर्मेशन। अब मैं हाइबरनेट से सीधे इंटरेक्शन करूं तो भी ये इंफॉर्मेशन XML फॉर्मेट में दूंगा, JPA के थ्रू यूज करूं तो भी ये इंफॉर्मेशन XML फॉर्मेट में ही जाएगी, फाइल का नाम बदल जाएगा। हाइबरनेट से सीधे इंटरेक्शन करूंगा, hibernate.cfg.xml होगा फाइल का नाम। अब जरूरी नहीं है ये नाम रखा जाए, अगर हम ये नाम रखेंगे तो हमें हाइबरनेट को कुछ बताना नहीं पड़ेगा, हम इसका नाम बदल भी सकते हैं। अगर बदलेंगे तो हमें बताना पड़ेगा फाइल का नाम क्या है। अगर मैं JPA यूज करता हूं तो फिर फाइल का नाम होगा persistence.xml, लोकेशन बदल जाएगी। मैपिंग के केस में, मैपिंग का मतलब है मेरी क्लास का ऑब्जेक्ट किस टेबल में स्टोर होगा या किन टेबल्स में स्टोर होगा, ऑब्जेक्ट का कौन सा डेटा मेंबर टेबल पे किस कॉलम में सेव होगा, प्राइमरी की कैसे जनरेट होगी, रिलेशन टेबल में कैसे बनेंगे, वो सारी इंफॉर्मेशन कहलाएगी मैपिंग इंफॉर्मेशन। ये दो तरीके से दी जा सकती है, इसे हम XML के थ्रू भी दे सकते हैं और इसे हम एनोटेशन के थ्रू भी दे सकते हैं। जब हम हाइबरनेट सीखेंगे प्योरली तो हम XML की बात करेंगे, जब हम JPA की बात करेंगे तो यही चीज़ में एनोटेशन के थ्रू करेंगे। दोनों अप्रोच आपको पता चल जाएगी। एक डायग्राम से समझते हैं हाइबरनेट यूज करने के लिए क्या क्या स्टेप्स आपको करने पड़ेंगे। तीन तरह की फाइल्स आपके पास होनी चाहिए। सबसे पहले आपके पास कोई एंटिटी क्लास होगी। एंटिटी क्लास का मतलब एक सिंपल पोजो क्लास, कोर जावा की क्लास, जिसमें डेटा मेंबर्स हैं, कंस्ट्रक्टर है, गेटर एंड सेटर मेथड है। उसके बाद आप कोई मैपिंग फाइल बनाएंगे जिसमें बताएंगे इस क्लास के ऑब्जेक्ट किस टेबल में सेव होंगे, उस टेबल के लिए प्राइमरी की कैसे जनरेट होगी, क्लास का कौन सा डेटा मेंबर टेबल के किस कॉलम में सेव किया जाएगा। उसके बाद फिर आप एक कॉन्फ़िगरेशन फाइल बनाएंगे, इसमें बताएंगे आपकी ड्राइवर क्लास क्या है, URL क्या है, यूजर क्या है, पासवर्ड क्या है, साथ में इसके अंदर जो भी आपकी मैपिंग फाइल है उन्हें रेफर करेंगे आप। उसके बाद फिर आप अपनी एप्लीकेशन की बात करेंगे।
इस डायग्राम में एक ऑब्जेक्ट को सेव करने में क्या प्रोसेस होगा वो दिखाया गया है। अब इसमें से कुछ ऐसा होगा जो एक बार करना होगा, कुछ ऐसा होगा जो बार बार करना होगा। मैंने फाइल तक आपको बता दी थी 3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। अब एप्लीकेशन में सबसे पहले आप एक कॉन्फ़िगरेशन ऑब्जेक्ट बनाएंगे और इस ऑब्जेक्ट को कहेंगे कि जो भी कॉन्फ़िगरेशन और मैपिंग इंफॉर्मेशन है उसे पार्स करके अपने पास ऑब्जेक्ट फॉर्म में रख लो, ताकि फिर उस इंफॉर्मेशन को बार बार यूज किया जा सके। जैसे आप लोगों ने वेब एप्लीकेशंस अगर पढ़ी हैं, सर्वर को इंफॉर्मेशन किस फॉर्म में देते हैं आप? XML फॉर्मेट में, web.xml फाइल में। जब हम एप्लीकेशन डिप्लॉय करते हैं तो सर्वर उस XML फाइल को पार्स कर लेता है और उसकी इंफॉर्मेशन अलग अलग ऑब्जेक्ट्स में अपने पास रख लेता है। सेम वे में जब आप कॉन्फ़िगरेशन ऑब्जेक्ट बनाएंगे, वो यहाँ से सारी इंफॉर्मेशन रीड करके अपने पास ऑब्जेक्ट्स फॉर्म में रख लेगा। जो भी मैपिंग फाइल रेफर की गई होंगी उन सबको पार्स करके उनकी इंफॉर्मेशन भी अपने पास रख लेगा। उसके बाद आप इससे कहेंगे कि मुझे एक सेशन फैक्ट्री चाहिए। अब ये सेशन फैक्ट्री ऑब्जेक्ट बनाएगा, इस ऑब्जेक्ट को अपना रेफरेंस देगा। ये बैक वाला एरो ये बता रहा है कि सेशन फैक्ट्री के पास कॉन्फ़िगरेशन का रेफरेंस है। इतना काम ये 1.4 तक वाला एक बार होगा। एक एप्लीकेशन में एक कॉन्फ़िगरेशन ऑब्जेक्ट होगा और एक सेशन फैक्ट्री होगी। उसके आगे के काम आपको जितनी बार किसी ऑब्जेक्ट को सेव करना हो, डिलीट करना हो, अपडेट करना हो, उतनी बार करने पड़ेंगे। हमने उसके बाद सेशन फैक्ट्री से कहा कि हमें एक सेशन चाहिए, कोई परसिस्टेंस ऑपरेशन परफॉर्म करना था। सेशन फैक्ट्री ने सेशन ऑब्जेक्ट बनाया, उस सेशन ऑब्जेक्ट को अपना रेफरेंस दिया। उसके बाद हमने कोई अपनी एंटिटी क्रिएट की, ट्रांजिएंट एंटिटी, जिसमें अपनी तरफ से कुछ डेटा रखा। ये इस क्लास का ऑब्जेक्ट था जिसकी मैपिंग वहां लोड हो चुकी है पहले से। उसके बाद हम इस सेशन से को इस ऑब्जेक्ट का रेफरेंस देंगे। सेशन के ऊपर कोई मेथड कॉल करेंगे, इससे कहेंगे इस ऑब्जेक्ट को सेव कराओ। सेशन इस ऑब्जेक्ट की स्टेट रीड करेगा। स्टेट का मतलब है डेटा मेंबर्स की वैल्यू में इस ऑब्जेक्ट से इसकी क्लास का नाम पता लगाएगा। अब वो क्लास का नाम सेशन फैक्ट्री को देगा, कहेगा इस क्लास के ऑब्जेक्ट को सेव करने के लिए मुझे क्वेरी अवेलेबल कराओ, साथ में मुझे कनेक्शन अवेलेबल कराओ। अब ना तो इसके पास क्वेरी है ना इसके पास कनेक्शन है, लेकिन इसके पास एक ऐसे ऑब्जेक्ट का रेफरेंस है जो ये सारे काम कर सकता है। सेशन फैक्ट्री कॉन्फ़िगरेशन से कहेगा कि ये क्लास का नाम है, इसकी मैपिंग आपने लोड कराई होगी, उस मैपिंग के बेस पे मुझे क्वेरी अवेलेबल कराओ और इस कॉन्फ़िगरेशन का यूज करके मुझे कनेक्शन अवेलेबल कराओ। डेटाबेस वाली इंफॉर्मेशन भी इसके पास है। एक कनेक्शन ऑब्जेक्ट मिलेगा और क्वेरी मिलेगी। वो ये सेशन को अवेलेबल कराएगा, सेशन कनेक्शन का यूज करके वो क्वेरी एग्जीक्यूट कराएगा, ऑब्जेक्ट सेव करा दिया जाएगा। इसका काम खत्म। थोड़ी देर बाद मान लीजिए हमें कोई दूसरा ऑपरेशन परफॉर्म करना था तो हम क्या करेंगे? सेशन फैक्ट्री से पहले डायग्राम बनाइए, फिर यहाँ जो भी लिखा जाना है वो लिखेंगे। फर्स्ट लेवल कैशिंग का मतलब है मैंने एक ऑब्जेक्ट लोड कराया, लोड करने के बाद उसमें 4 चेंजेस किए, फिर उसका यूज़ किया अभी, फिर उसमें 2 चेंजेस किए, फिर यूज़ किया, फिर 1 चेंज किया, फिर यूज़ किया। लास्ट में मैंने एक बार सेशन से कहा अब मेरा काम खत्म हो गया, सेव करा दो। कितनी बार अपडेट क्वेरी चलाएगा वो? 3 बार के 1 बार? ऑब्जेक्ट में कितनी बार चेंज किया हमने? 3 बार। सेशन कितनी बार क्लोज होगा? उस एक ही सेशन के लाइफ स्पैन में ये 3 चेंजेस किए हैं, वो चेंजेस मेमोरी में रिटेन रहेंगे। ऑब्जेक्ट सेशन ऑब्जेक्ट मार्क करता रहेगा फील्ड्स को कि कौन सा फील्ड डर्टी है, कौन सा क्या है। फाइनल जब आप सेशन को क्लोज करेंगे, जो भी डर्टी फील्ड्स होंगे उनके अकॉर्डिंग डेटाबेस में एक ही क्वेरी एग्जीक्यूट करा के चेंज कर देगा। एप्लीकेशन से सेशन फैक्ट्री बार बार ही डेटाबेस में ऑपरेशंस परफॉर्म करने तो हर बार ही मुझे बार बार डेटाबेस पे ऑपरेशन परफॉर्म करवाने हैं। ट्रांजेक्शन का मतलब क्या है? एक ही ट्रांजेक्शन के अंदर करना है। एक ट्रांजेक्शन का मतलब एक सेशन, 2 ट्रांजेक्शन का मतलब 2 सेशन, 10 ट्रांजेक्शन का मतलब 10 सेशन। एक ट्रांजेक्शन में बहुत सारे मेथड चलते हैं और हर मेथड के बाद से डेटाबेस में तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है? तो सेशन एक ट्रांजेक्शन के अंदर आप कितने भी परसिस्टेंस ऑपरेशन परफॉर्म करा सकते हैं। सेशन को ट्रांजेक्शन से जोड़ा गया है, इसलिए उसे कहा गया ट्रांजेक्शनल स्कोप है। यानी कि जब तक एक ट्रांजेक्शन रहेगा तब तक सेशन रहेगा, दूसरा ट्रांजेक्शन मतलब दूसरा सेशन। सेशन फैक्ट्री का मतलब एप्लीकेशन स्कोप, कितने भी ट्रांजेक्शन हो सेशन फैक्ट्री एक ही रहेगी। लिखेंगे डिस्क्रिप्शन ऑफ द डायग्राम। अब इसमें जो नंबर्स हैं उनमें क्या हो रहा है वो लिखेंगे। 1.0 में लिखेंगे कॉन्फ़िगरेशन ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड। 1.1 and 1.2 configuration file and referenced mapping files are parsed, and configuration and mapping information is stored in object forms. Configuration and mapping information is stored in object form. 1.3 configuration object is asked to provide a session factory.
1.4 configuration object creates session factory and provide it its own reference. कॉन्फ़िगरेशन ऑब्जेक्ट सेशन फैक्ट्री को बनाएगा और उसे अपना रेफरेंस दे देगा. नोट लिखेंगे पहले, आगे नंबर लिखने से पहले. स्टेप 1.0 to 1.4 step 1.0 to 1.4 are performed only once in an application. Rest of the steps are performed for each transaction. कॉन्फ़िगरेशन और सेक्शन फैक्ट्री बनाने वाला काम एक बार होगा, उसके आगे के काम उतनी बार होंगे जितनी बार आपको कोई ट्रांजेक्शन परफॉर्म करना, मीन्स जितनी बार डेटाबेस में आप कोई चेंज करेंगे. लिखेंगे 1.5 A session object is requested from the session factory. 1.6 Session factory creates a session object and provide it its own reference. जिस तरह से कॉन्फ़िगरेशन ने सेशन फैक्ट्री को अपना रेफरेंस दिया था, उसी तरह सेशन फैक्ट्री सेशन को अपना रेफरेंस देगी. 1.7 Entity to be persisted is created. 1.8 Session is asked to persist the entity. The entity. 1.9 Session reads the state of entity, obtains entity class name. 2.0 Session asks the connection object, insert query to persist the entity of the given class from the session factory. क्या लिखा बता दीजिए एक बार. Session asks the connection object and query to save the entity of the given class from the session factory. 2.1 Session factory asks the configuration object to provide data source and mapping of the class. 2.2 Data source and class mapping are provided to the session factory by the configuration. 2.3 Session factory generates the query using the mapping information and provides it to the session along with data source. 2.4 Using the data source, connection is created by the session, query is executed. 2.5 Session is closed. यहाँ पर कुछ कॉमन स्टेप आपको बता दिए गए हैं, साथ में एक ऑब्जेक्ट को सेव कराने के लिए क्या स्टेप होंगे वो बता दिए गए. अब कल को मुझे ऑब्जेक्ट को सेव करने के बजाय अगर लोड करना हो, 1.4 वाले स्टेप सेम रहेंगे. उसके आगे 1.5 में सेशन मांगा जाएगा, फिर सेशन से कहेंगे कि हमें एक ऑब्जेक्ट दो, क्लास का नाम बताएंगे, उस क्लास को वो सेशन फैक्ट्री को देगा, उससे मैपिंग मांगेगा. सेशन फैक्ट्री वो क्लास का नाम कॉन्फ़िगरेशन को देगा, कॉन्फ़िगरेशन से मैपिंग मिलेगी, डेटा सोर्स मिलेगा. सेशन फैक्ट्री उस मैपिंग के बेस पे अपनी बार सेलेक्ट क्वेरी जनरेट करेगा और वो क्वेरी सेशन को देगा, सेशन उसे एग्जीक्यूट कराएगा, ऑब्जेक्ट बना के फिर आपको देगा. अब ये काम प्रैक्टिकली करके देखते हैं तो आपको चीज़ें समझ में आएंगी. अगर हम हाइबरनेट की बात करें, हाइबरनेट में क्या क्या चीज़ें आपको पढ़नी है एक बार वो देख लेते हैं. सबसे पहले आप सीखेंगे हाइबरनेट सेटअप करना, वो ये डायग्राम से आपको बेसिक आर्किटेक्चर पता चल गया. उसके बाद बेसिक परसिस्टेंस ऑपरेशंस, मीन्स ऑब्जेक्ट को सेव करना, अपडेट करना, डिलीट करना, लोड करना. उसके बाद हाइबरनेट बहुत छोटे छोटे काम करने के लिए नहीं बनाया गया कि मुझे एक ऑब्जेक्ट को सेव करना हो, एक ऑब्जेक्ट को लोड करना हो. अगर केवल एक ऑब्जेक्ट के साथ काम करना है तो JDBC ज़्यादा सही अप्रोच है. अगर आपको मान लीजिए अपने मोहल्ले से किसी दूसरे के मोहल्ले में जाना है तो आप साइकिल से जाइए, बाइक से जाइए, रिक्शा से जाइए, वो ज़्यादा बेटर अप्रोच है. वहाँ आप कहने लगे मैं हवाई जहाज़ से जाऊँगा तो उसकी कोई सेंस नहीं बनती. हवाई जहाज़ का मतलब है एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट में जाना हो, या एक शहर से दूसरे शहर से हज़ारों किलोमीटर दूर हो वहाँ जाना हो तो उसकी सेंस बनती है. तो उतना इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना चाहिए. बात समझ आ रही है. किसी एप्लीकेशन में काम करेंगे तो हमारे पास एक क्लास नहीं होगी, हमारे पास बहुत सारी क्लासेस होंगी.
उन क्लासेस में दो तरह के रिलेशन होंगे, या तो इज ए रिलेशन या फिर हैज ए रिलेशन। तो अगर मेरे पास बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं जो आपस में इज ए रिलेशन से जुड़े हुए हैं, उन्हें कैसे सेव कराया जाए, के लिए हम सीखेंगे इज ए मैपिंग, उसके बाद आएगा हैज ए मैपिंग, फिर आएगा टोटल हाइबरनेट। इस तरह से सीखा जाना है। अब इसमें कितनी क्लासेस लगेगी वो देखते हैं। हाइबरनेट सीखने का मतलब है मैपिंग सीखना। बेसिक ऑपरेशंस हमारे 2 क्लास में कंप्लीट हो जाएंगे। आज की क्लास आर्किटेक्चर को मिला के, यानी कि कल आपका बेसिक ऑपरेशन सब कंप्लीट। एक क्लास में इज ए मैपिंग कंप्लीट हो जाएगी। कम से कम 4 क्लास लगेंगी। असली चीज ये है हैज ए मैपिंग। हैज ए मैपिंग सीख ली मतलब हाइबरनेट सीख लिया। और फिर 2 क्लास इसमें लगेंगी, 3 4 7 8 9 तो 11, मैक्सिमम 12 क्लास लगेंगी। और उन 6 वीक में से सबसे इंपॉर्टेंट ये 2 वीक रहने वाले हैं जब हम हैज ए मैपिंग पढ़ेंगे। आपने बाकी कुछ तब तक समझ में नहीं आएगा जब तक ये कंप्लीट ना हो जाए। ये सीख लिया, समझ लीजिए सारा हाइबरनेट सीख लिया। पहले डेटाबेस अपना स्टार्ट कर लेते हैं। फोल्डर नहीं बना हुआ। हमने एक सिंपल जावा प्रोजेक्ट स्टार्ट किया, नाम दिया उसे बेसिक ऑपरेशंस। सबसे पहला स्टेप होगा, आप इसमें हाइबरनेट की जार फाइल्स ऐड करेंगे, लिखेंगे। वो बीच में लाइट ऑन कर लीजिए क्योंकि आपको साथ साथ कुछ लिखना है। स्टेप्स रिक्वायर्ड टू यूज हाइबरनेट in an application: create a Java project and add JDBC driver jar file, JDBC driver jar and Hibernate jar files to it। ऐड कर लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास JDBC की जार फाइल्स हैं। साथ में जब तक हम JPE का यूज़ नहीं करेंगे तब तक हमारा सिर्फ इससे काम चलेगा। जब हम JPE यूज़ करेंगे तो इसके साथ ये जार फाइल भी ऐड करनी होगी। ये फोल्डर नीचे से आपको मिल सकता है, स्प्रिंग हाइबरनेट जार्स, नीचे लेफ्ट से ले लीजिएगा। ये जार फाइल हमने ऐड कर ली। पहला स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया। सेकंड स्टेप लिखेंगे क्रिएट एंटिटी क्लासेस। नोट लिखेंगे उसमें, ईच एंटिटी मस्ट हैव ए डेटा मेंबर विच शुड हैव यूनिक वैल्यू for each object, which should have unique value for each object. It is called the entity identifier. It is called the entity identifier and is mapped to the primary key, mapped to the primary key of the database table. Second note लिखेंगे, if a entity class have parameterized constructor, then it must also have the default constructor. It must also have the default constructor because Hibernate uses only the default constructor for creating entities. For creating entities. आपकी जो ये एंटिटी क्लास है इसके 2 तरह से ऑब्जेक्ट बनेंगे। कितने तरह की एंटिटी बताई गई थी आपको? परसिस्टेंट एंड ट्रांजिएंट। एंटिटी का मतलब है आपने एक ऑब्जेक्ट बनाया, उसमें कुछ डेटा रखा। अब आप ऑब्जेक्ट बना रहे तो आप फ्री हैं, कोई भी कंस्ट्रक्टर यूज़ करें। मैंने अपनी क्लास में ये कंस्ट्रक्टर रखा हुआ है। मैंने एक EMP ऑब्जेक्ट बनाया, उसमें मैंने ये नेम जॉब सैलरी कंस्ट्रक्टर के थ्रू सेट कराई, सेशन को ऑब्जेक्ट दे दिया, वो इसे सेव करा देगा। अगर मैं केवल ऑब्जेक्ट सेव कराऊँ, कभी उन्हें लोड ना कराऊँ, तो मुझे कभी डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब अगर मैं ऑब्जेक्ट लोड कराता हूँ तो ऑब्जेक्ट कौन बना के देगा मुझे? हाइबरनेट। हाइबरनेट कभी भी आपकी क्लास के किसी भी पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर को नहीं कॉल करेगा। वो हमेशा ऑब्जेक्ट डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर से बनाएगा और इंडिविजुअल डेटा मेंबर की वैल्यू उनके सेटर मेथड से सेट करेगा। उसे कौन से कंस्ट्रक्टर की ज़रूरत रहेगी? डिफ़ॉल्ट की। अब कोर जावा में आपने इतना पढ़ा होगा कि अगर आपकी क्लास में पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर होता है तो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर नहीं देता फिर कंपाइलर। आपने वो डिफाइन नहीं किया तो क्या होगा? हाइबरनेट कभी आपके ऑब्जेक्ट नहीं बना पाएगा। इसलिए नोट लिखाया गया है कि जब भी आपकी क्लास में पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर हो तो आप डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर जरूर बनाएं। बात समझ आ गई? केवल डेटा मेंबर नोट कर सकते हैं, उसके आगे लिख लेंगे गेटर एंड सेटर मेथड्स। ये हमारा नेक्स्ट स्टेप हो गया। हर एक एंटिटी क्लास में ऐसे ही होगा, डेटा मेंबर होंगे, कंस्ट्रक्टर होंगे, गेटर एंड सेटर मेथड होंगे। डेटा मेंबर के बाद लिख लीजिए कंस्ट्रक्टर्स एंड गेटर एंड सेटर मेथड्स। वो आपको पता है दोनों चीज़ ऑटो जनरेट करा सकते हैं आप। नेक्स्ट स्टेप अब लिखेंगे क्रिएट ए फाइल। क्रिएट ए फाइल
named hibernate.cfg.xml. Create a file named hibernate.cfg.xml. cfg configuration ये कन्वेंशन है, hibernate.cfg.xml to define the database configuration. जो src फोल्डर है उसमें क्रिएट करेंगे, ये किसी पैकेज के अंदर क्रिएट नहीं करेंगे. अब क्रिएट कैसे करेंगे, यहाँ पर हमने न्यू सिंपल एक फाइल सेलेक्ट किया, नाम रख दिया इसका hibernate.cfg. अब अगर आपने बेसिक XML के साथ कहीं भी काम किया तो आपको पता है XML फाइल के साथ या तो कोई DTD होती है या फिर कोई स्कीमा होता है, जिससे ये पता चल सके कि उसमें कौन सी टैग आ सकती है, कौन सी टैग नहीं आ सकती. अब इसमें हमें टैग इसका DTD ऐड करनी है. लिखेंगे नेक्स्ट लाइन से, ऐड द फॉलोइंग DTD टू द कॉन्फ़िगरेशन फाइल. org.hibernate के अंदर ये DTD फाइल होंगी. hibernate कॉन्फ़िगरेशन DTD लेंगे, ये यहाँ से कॉपी करेंगे एंड पेस्ट कर लेंगे. अब पहले नोट कर लीजिए, ये पूरा नहीं लिखना है, लिखेंगे पहले DTD for Hibernate configuration file and mapping file are provided as part of Hibernate jar file, as part of Hibernate jar file under org.hibernate package, under org.hibernate package. जो भी जार फाइल ऐड करेंगे उसमें हाइबरनेट नाम की केवल एक ही जार फाइल होगी, वो वर्जन नंबर से डिफ्रेंशिएट हो जाएगी. उसमें जो आपका org.hibernate पैकेज होगा उसमें आपको DTD फाइल मिल जाएंगी, मैपिंग के लिए भी कॉन्फ़िगरेशन के लिए भी. दोनों में सिर्फ एक वर्ड का डिफरेंस है, बाकी सब कुछ सेम रहता है. कोई भी एक फाइल ओपन कर लिए, अब जैसे हमें कॉन्फ़िगरेशन चाहिए तो कॉन्फ़िगरेशन वाली फाइल हमने ओपन करी आपके सामने, उसमें ये जो कमेंट वाली चीज़ है इसे कॉपी करके और अपनी फाइल में पेस्ट कर लिया. इतना काम आपको करना है. अब अगर आपने XML पढ़ा हो तो DTD में डॉक टाइप के बाद जो लिखा होता है वो रूट एलिमेंट होता है. अब आप यहाँ पर लिखेंगे हाइबरनेट कॉन्फ़िगरेशन. आप आगे लिखेंगे इन दिस XML फाइल ऐड फॉलोइंग कॉन्फ़िगरेशन. अब आप यहाँ पर प्रॉपर्टी डिफाइन करेंगे, हर एक प्रॉपर्टी का नाम होगा, वैल्यू होगी. अब ये बार बार लिखना पड़ेगा, मैं पहले बने हुए किसी प्रोजेक्ट से उठा लेता हूँ ताकि हमारा काम आसान हो जाए. कहाँ गया ये तो अभी हमने बनाया है, सेव नहीं किया था हमने इसे. हाइबरनेट कॉन्फ़िगरेशन, उसके अंदर सेशन फैक्ट्री, प्रॉपर्टी का नाम होगा कनेक्शन डॉट ड्राइवर अंडरस्कोर क्लास. यहाँ पर ड्राइवर क्लास का नाम कनेक्शन डॉट URL, यूज़र नेम, पासवर्ड, डायलेक्ट. अब ये डायलेक्ट क्या चीज़ है पहले वो समझते हैं. अगर हम RDBMS पैकेजेस की बात करें, सभी RDBMS पैकेजेस SQL को सपोर्ट करते हैं डेटा मैनिपुलेशन के लिए, लेकिन सभी SQL के अलग अलग फ्लेवर को सपोर्ट करते हैं. सभी SQL की क्वेरी जनरेशन में सिंटेक्स में डिफर करते हैं. डायलेक्ट का मतलब होता है बोली. अगर हम इंग्लिश लैंग्वेज की बात करें तो भाषा और बोली में क्या फ़र्क होता है बता सकते हैं? किसी एक स्पेसिफिक क्षेत्र में भाषा को किस तरह से बोला जाता है उसे डायलेक्ट कहते हैं. जैसे अगर मैं बात करूं यूपी की, हरियाणा की, राजस्थान की, मध्य प्रदेश की, इनकी भाषा क्या है सभी स्टेट की? हिंदी. ये सब हिंदी भाषी प्रदेश हैं. लेकिन अगर प्रदेश को छोड़ दीजिए, किसी भी प्रदेश के एक ज़िले से दूसरे ज़िले में आप चले जाओ, क्या बदल जाता है? लोगों की बोली बदल जाती है. अभी आप यहाँ गौतम बुद्ध नगर में हैं, इससे थोड़ा सा आगे बुलंदशहर जिला है, वहाँ चले जाएंगे बोलने का तरीका बदल जाएगा. मेरठ चले जाएंगे बोलने का तरीका बदल जाएगा. मेरठ से बागपत चले जाएंगे बिल्कुल बदल जाएगा. मेरठ से मुजफ्फरनगर चले जाएंगे तो बदल जाएगा. मेरठ से मुरादाबाद चले जाएंगे तो बदल जाएगा. क्या बदल रहा है? डायलेक्ट. भाषा सबकी सेम है. तो जैसे यहाँ पर भाषा सबकी सेम है लेकिन बोली अलग अलग है, ऐसे ही सभी RDBMS पैकेज भाषा सबकी SQL है लेकिन सब उसे अलग अलग तरह से यूज़ करते हैं. डायलेक्ट अलग अलग है. तो ORM फ्रेमवर्क को हमें बताना पड़ता है कौन सा डायलेक्ट हम यूज़ कर रहे हैं ताकि वो बिल्कुल सही तरीके से क्वेरी जनरेट कर सके. इसे अभी हटा देते हैं, इस प्रॉपर्टी का अभी कोई यूज़ नहीं है. हाइबरनेट जो भी क्वेरी जनरेट करेगा आप वो देख सकते हैं उसने क्या क्वेरी जनरेट करी है, उसके लिए ये प्रॉपर्टी है. यहाँ पर हमने कोई HBM फाइल रेफ़र की है, ये उसके लिए है. आप चाहें तो ये वाली चीज़ नोट कर सकते हैं. हाइबरनेट कॉन्फ़िगरेशन से कॉन्फ़िगरेशन तक जो डायग्राम में रेफरेंस था वो ये है, इसके अंदर किसी फाइल को रेफ़र किया गया है.
अब ये फाइल अभी हम बनाएंगे। प्रॉपर्टीज़ के नाम सेम रहेंगे, वैल्यूज़ आप अपने डेटाबेस के हिसाब से देंगे। अगर आप ओरेकल का यूज़ कर रहे हैं तो ओरेकल के अकॉर्डिंग, माई सीक्वल का यूज़ कर रहे हैं उसमें आपके डेटाबेस का नाम अलग है तो वो आप अलग देंगे। नहीं चल जाएगा, हमें यूज़ नहीं करना है। किसे यूज़ करना है? हाइबरनेट को। उसे बताया गया प्रॉपर्टी के नाम ये होंगे। क्वेरीज दिखाएगा आपको तो वो क्या क्वेरी जनरेट कर रहा है। ओरेकल डायलेक्ट सबके लिए अलग अलग होगा। अब ओरेकल में भी जैसे वर्जन अलग अलग होंगे तो उनका अलग अलग डायलेक्ट होगा। आप गूगल में सर्च कर सकते हैं ओरेकल के इस पर्टिकुलर वर्जन के लिए क्या डायलेक्ट होना चाहिए, वो पता चल जाएगा आपको। अगर आपको डायलेक्ट नहीं पता चल रहा है तो आप ये प्रॉपर्टी छोड़ सकते हैं। उस केस में वो अपना डिफ़ॉल्ट यूज़ करेगा, वो डिफ़ॉल्ट कंपैटिबल होगा तो क्वेरी सही जनरेट होंगी, नहीं तो एक्सेप्शन आ जाएगा डायलेक्ट का, फिर आपको देना पड़ेगा। बिल्कुल बदल सकते हैं, तो पता चल जाएगा आपको जब आप कॉन्फ़िगरेशन ऑब्जेक्ट बनाएंगे। अगर डायग्राम देखें आर्किटेक्चर तो आपको बता दिया गया है इसे लोड कौन कर रहा है, कॉन्फ़िगरेशन ऑब्जेक्ट। अभी हम कॉन्फ़िगरेशन को कुछ भी नहीं बताएंगे, उससे सीधे कहेंगे कॉन्फ़िगर कर लो तो वो अपने आप इस नाम की फ़ाइल को ढूंढ के कॉन्फ़िगर कर लेगा। अगर हमने नाम बदल दिया तो किसे बताएंगे, कॉन्फ़िगरेशन ऑब्जेक्ट को बताएंगे। लिखेंगे आगे नेक्स्ट है क्रिएट ए मैपिंग फाइल एंड स्पेसिफाई द डेटाबेस मैपिंग ऑफ द एंटिटी क्लास। डेटाबेस मैपिंग ऑफ द एंटिटी क्लास। मैपिंग फाइल बनाने के लिए सबसे आसान तरीका है, जो आपने अभी कॉन्फ़िगरेशन फाइल बनाई है उसे कॉपी करो। एक छोटी सी चीज़ पहले लिख लीजिए, कन्वेंशनली फुल स्टॉप के बाद कंटिन्यूएशन में, कन्वेंशनली मैपिंग फाइल्स आर नेम्ड एज फॉलोज: एंटिटी क्लास नेम .hvm.xml, एंटिटी क्लास नेम .hvm.xml। हमारी एंटिटी क्लास का नाम क्या है, तो हमारी फाइल का नाम क्या होना चाहिए, emp.hvm.xml। hvm का मतलब है हाइबरनेट मैपिंग, cfg का मतलब था कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन फाइल एक होगी, मैपिंग फाइल बहुत सारी हो सकती हैं। अगर मेरे पास 10 एंटिटी क्लास हैं तो 10 hvm मैपिंग फाइल होंगी मेरे पास। नाम देख के पता चल जाए किस फाइल में किस क्लास की मैपिंग है, इसलिए वो कन्वेंशन बनाई गई है। अब जरूरी नहीं कि हम ऐसा करें, जो भी नाम रखेंगे वो हम XML फाइल में जो CFG फाइल है उसमें रेफर कर देंगे, वो लोड हो जाएगी। अगर आपने देखा हो इस फाइल में सबसे लास्ट में हमने क्या लिखा हुआ है, ये मैपिंग फाइल हमने लोड करानी है। अगर हम नाम कन्वेंशन को फॉलो करके नहीं रखते तो यहाँ बता देंगे। कन्वेंशन का फ़ायदा समझ में आना चाहिए। फिर नाम देख के आप बता नहीं पाएंगे कि किस फाइल में कौन सी क्लास की मैपिंग है। अब नाम देख के ही पता चल जाएगा। कल को मुझे मेंटेन करना है तो मैं सही फाइल में जाऊँगा पहली बार में। इसे कॉपी करो एंड देन पेस्ट कर लो। पेस्ट करके इसका नाम बदल दो जो भी आपको रखना है, emp.h। अब इसमें ये जो सेशन फैक्ट्री वाली कहानी है ये सब हटा दो, ये इसमें नहीं आएगा। जहाँ जहाँ कॉन्फ़िगरेशन है वहाँ वहाँ मैपिंग कर दो। एक जगह कैपिटल में होगा तो वहाँ M कैपिटल करना है आपको, या फिर आप वहाँ से DTD ला के पेस्ट कर सकते हैं, उस DTD में भी यही रहेगा। अब आप यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले उस क्लास का नाम जिसकी आप मैपिंग देना चाहते हैं, फुली क्वालिफाइड नेम मीन्स पैकेज नेम डॉट क्लास नेम। अगर आपकी क्लास का नाम टेबल के नाम से अलग है फिर यहाँ पर आप लिखेंगे टेबल इक्वल जो आपकी टेबल का नाम है। अब हम पहले अपनी टेबल का नाम देख लेते हैं। यहाँ पर देखिएगा हमारे पास EMP नाम की एक टेबल है। इसका स्ट्रक्चर देखिए, ID नेम जॉब सैलरी, ID ऑटो इंक्रीमेंट फील्ड है। जो हमने क्लास में डेटा मेंबर रखे हैं उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर फील्ड है। ये इंटीजर है, ये वैरचर है। क्लास में ये इंटीजर है, वो स्ट्रिंग है। इस टेबल को मैं एम्प्टी कर देता हूँ। जो भी इसमें रिकॉर्ड होंगे सब डिलीट हो जाएंगे, कोई रिकॉर्ड नहीं बचा होगा अब इसमें, अभी तो इसने कुछ चेंज ही नहीं किया। आपकी क्लास का जो नाम है वही टेबल का नाम है, उसके इसमें पैकेज कंसिडर नहीं होगा तो हमें यहाँ टेबल नहीं लिखना पड़ेगा। अब क्लास में सबसे पहले हम यूनिक आइडेंटिफायर बताएंगे। ये XML एलिमेंट का नाम ID है। हम अपनी क्लास में डेटा मेंबर का नाम कुछ भी रख सकते हैं। डेटा मेंबर में ज़रूरी नहीं कि नाम ID रखा जाए, ये बदल सकता है, ये कभी नहीं बदलेगा, ये हमेशा क्या रहेगा, ID। तो आप बताएंगे आपकी क्लास में ऐसा कौन सा डेटा मेंबर है जिसकी वैल्यू यूनिक रहने वाली है पर ऑब्जेक्ट, ID। बाय डिफ़ॉल्ट हाइबरनेट ये मान के चलता है जो भी आपके क्लास में डेटा मेंबर हैं वो स्ट्रिंग टाइप के हैं। अगर कोई भी डेटा मेंबर नॉन स्ट्रिंग टाइप का है तो उसका टाइप बताएंगे। यहाँ पर हमने बता दिया टाइप इंटीजर। अगर कॉलम का नाम टेबल में अलग है तो कॉलम बताएंगे। टेबल में कॉलम का नाम क्या था, ID, तो यहाँ पर नहीं बताना पड़ेगा। अब हमें बताना है कि इसकी वैल्यू कैसे जनरेट होगी।
अगर आपने देखा हो तो टेबल में हमने डेटाबेस में लिखा हुआ था ऑटो इंक्रीमेंट, मीन्स अपने आप उसकी वैल्यू जनरेट हो जाए। माई सीक्वल में ऑटो जनरेट कराने के लिए हाइबरनेट को बताएंगे आइडेंटिटी कि माई सीक्वल अपने आप जनरेट करेगा उसकी वैल्यू। उसके बाद जो बाकी फील्ड्स हैं उनकी मैपिंग बताएंगे। नेम स्ट्रिंग टाइप का है, कॉलम का नाम भी नेम है, तो स्ट्रिंग टाइप का है, टेबल में कॉलम का नाम भी जो है, इसलिए कॉलम वाली बात कहीं नहीं बतानी पड़ी अभी हमें। इंटीजर टाइप का है, कॉलम का नाम सेम है, तो ना तो हमने कहीं टेबल का नाम बताया ना कॉलम का नाम बताया। इसका मतलब है ईएमपी क्लास के ऑब्जेक्ट ईएमपी टेबल में सेव होंगे। ईएमपी क्लास में आईडी नाम का डेटा मेंबर है जिसकी वैल्यू आईडी नाम के कॉलम में जाएगी और वो वैल्यू ऑटो जनरेट कराई जाएगी। नेम नाम का डेटा मेंबर नेम नाम के कॉलम में, जॉब नाम का डेटा मेंबर जॉब नाम के कॉलम में और सैलरी नाम का डेटा मेंबर सैलरी नाम के कॉलम में जाएगा। ये हमारी मैपिंग कंप्लीट हो गई। इतना पार्ट लिख सकते हैं, वो अपने आप जनरेट कर लेंगे। ऑटो इंक्रीमेंट नहीं भी होता तो भी डिफाइन करते। आइडेंटिटी को, किसी एक एंटिटी को सेलेक्ट करने का तरीका क्या है आपके पास? ORM फ्रेमवर्क की सबसे पहली रिक्वायरमेंट है हर एक एंटिटी यूनिकली आइडेंटिफिएबल होनी चाहिए। तो आपने बताया आपके ऑब्जेक्ट का कौन सा डेटा मेंबर ऐसा है जिसका यूज़ करेगा ORM फ्रेमवर्क उसे आइडेंटिफाई करने के लिए। वो तो हमने एक एडिशनल चीज़ लिखी उसमें, जनरेटर। जरूरी नहीं कि हम जनरेटर लिखें, हम अपनी तरफ से आईडी दे सकते हैं, लेकिन नॉर्मली जहाँ कहीं भी डेटाबेस यूज़ होता है आईडी प्रोग्रामर जनरेट नहीं करता, डेटाबेस लेवल पे ऑटो जनरेट कराई जाती है। ओरेकल में आप यहाँ पर भी लिख सकते हैं, बदल सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं जो दोनों जगह चल जाए। ये दोनों जगह नहीं चलेगी लेकिन ये दोनों जगह चल जाएगी। इंक्रीमेंट इसका मतलब है मैक्स आईडी की वैल्यू होगी वो पहले फैच की जाएगी, फिर उसे 1 से बढ़ाया जाएगा। इसमें फ्रेमवर्क लेवल पे आईडी जनरेट होगी, आइडेंटिटी में डेटाबेस लेवल पे जनरेट होती है। ये अंतर है दोनों में। इसमें एक एक्स्ट्रा क्वेरी चलेगी, सेलेक्ट क्वेरी चलेगी, तब फिर इंसर्ट क्वेरी चलेगी। अगर मैं यहाँ इंक्रीमेंट लिखता तो केवल इंसर्ट क्वेरी चलती, डेटाबेस लेवल पे अपने आप आईडी जनरेट होती। कंपोजिट की होती है, यानी कि वो किसी एक ऑब्जेक्ट होता है तो किसी क्लास का होता है, उस क्लास की मैपिंग अलग से देते, उस क्लास को फिर यहाँ रेफर करते हैं उस मैपिंग के थ्रू। जैसे यहाँ क्लास आया है, एक और बार क्लास आता, उस क्लास में उस पर्टिकुलर फील्ड्स की मैपिंग होती एंड देन यहाँ पर रेफर किया जाता है उसे। डायग्राम के अकॉर्डिंग हमारे पास एंटिटी क्लास हो गई, कॉन्फ़िगरेशन फाइल हो गई, मैपिंग फाइल हो गई। अब जो एक बार वाले स्टेप हैं वो और हमें परफॉर्म करने हैं। नेक्स्ट लाइन से लिखेंगे, क्रिएट ए फैक्ट्री क्लास टू क्रिएट कॉन्फ़िगरेशन इन सेशन फैक्ट्री। हमने यहाँ पर एक क्लास बनाई से माई फैक्ट्री नाम से, इसमें हमने रखा स्टेप 1.0 था कॉन्फ़िगरेशन ऑब्जेक्ट क्रिएट करना, 1.1 और 1.2 था पार्सिंग कराना। तो यहाँ पर मैंने दोनों स्टेप एक ही लाइन में कर दिए। पहले कॉन्फ़िगरेशन ऑब्जेक्ट बनाया, उसके ऊपर मेथड कॉल किया कॉन्फ़िगर मेथड कॉल करने का मतलब मैं इससे कह रहा हूँ पार्सिंग करो, ये अपने आप फाइल ढूंढ के पार्स कर देगा। अब कौन सी फाइल पार्स करनी है वो इसे नहीं बताया गया है, तो बाय डिफ़ॉल्ट किस नाम की फाइल ढूंढेगा? hibernate.cfg.xml। अगर वो फाइल का नाम बदला होता तो पहले मुझे कॉन्फ़िगरेशन ऑब्जेक्ट को वो बात बतानी पड़ती, तब मैं कॉन्फ़िगर मेथड कॉल करता। अब मैंने यहाँ पर लिखा किसी भी क्लास का स्टैटिक ब्लॉक कितनी बार चलेगा? एक बार। ये कोड एप्लीकेशन में एक बार एग्जीक्यूट हो उसके लिए हमने ये क्लास बनाई। अब यहाँ पर हमने एक मेथड रखा। अब हम अपनी पूरी एप्लीकेशन में जहाँ कहीं भी सेशन की ज़रूरत होगी क्या करेंगे? माई फैक्ट्री डॉट गेट सेशन, उससे क्या होगा? सेशन फैक्ट्री से सेशन मांग के देते रहेंगे। सेशन फैक्ट्री कितनी बार बनाएंगे? समझ आई बात? कुछ हो गया? आपको कॉन्फ़िगरेशन ऑब्जेक्ट मिल गया, उसके साथ डॉट लगा के देखिए कितने मेथड बताएगा वो, सब कुछ पता चल जाएगा आपको फिर क्या क्या कर सकते हैं आप उसके साथ। हो गया? अब सिर्फ परसिस्टेंस ऑपरेशन परफॉर्म करना रह जाता है। आपने सारा सेटअप कर लिया है, एक बार वाला काम है ये। परसिस्टेंस ऑपरेशन अब आप बार बार परफॉर्म कर सकते हैं। एक क्लास बना के ऑब्जेक्ट सेव करने वाला काम करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखिए, यहाँ से आपको हाइबरनेट की क्या वैल्यू है वो समझ में आएगी। आपने JDBC का यूज़ किया होगा, आपको कनेक्शन बनाना पड़ता है, स्टेटमेंट बनाना पड़ता है, क्वेरी एग्जीक्यूट करनी पड़ती है, कनेक्शन क्लोज करना पड़ता है। यहाँ पर आपने सीधे सेशन लिया, एक ट्रांजेक्शन स्टार्ट किया। डायग्राम को सिंपल रखने के लिए उसमें ट्रांजेक्शन नहीं दिखाया गया था। सीधे सेशन आपको मेथड देता है सेव। आपने ऑब्जेक्ट दिया, उसने उन्हें सेव करा दिया। आपने सेशन को क्लोज किया, मैसेज डिस्प्ले करा दिया सेव्ड। कोई कनेक्शन नहीं बनाना, कोई एक्सेप्शन मैनेज नहीं करना। JDBC में हर एक मेथड SQL एक्सेप्शन थ्रो करता था, ट्राई कैच में लिखना पड़ता था, वो सब कहानी ख़त्म कर दी आपकी। अब आप सिंपली इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराएं। इंक्रीमेंट जनरेटर की वजह से पहले उसने क्या किया?
सेलेक्ट क्वेरी चलाई एंड देन 2 ऑब्जेक्ट आपने सेव कराए थे, 2 बार इंसर्ट क्वेरी चला दी तो रिकॉर्ड सेव हो गया आपकी टेबल में जाके। अगर आप ट्रांजेक्शन नहीं बनाएंगे तो डेटाबेस में कुछ सेव नहीं होगा। ये ट्रांजेक्शन ओपन करके ट्रांजेक्शन कमिट करना, वो सारा काम एक ट्रांजेक्शन के अंदर आप कर रहे हैं। ट्रांजेक्शन आपने पढ़ा है, क्या पार्सल ट्रांजेक्शन होते हैं? नहीं होते। तो अगर आपको लगता है 2 चीज़ों आपस में अनरिलेटेड है, उनका आपस में कोई रिलेशन नहीं है, तो उन्हें एक ट्रांजेक्शन में रखो ही मत। वो आपकी कोडिंग की गलती है फिर, अगर आप ऐसी चीज़ कर रहे हैं तो मत दो, वो अपने आप क्वेरी जनरेट कर लेगा जितनी वैल्यूज़ देंगे। आप ऑब्जेक्ट सेव करा रहे हैं, उसमें डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है, डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेव हो जाती है। अब आपको अपनी सोच थोड़ी सी बदलनी पड़ेगी। अब आप ऑब्जेक्ट के साथ काम कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट में डेटा मेंबर अनइनिशियलाइज नहीं रहते। क्या लिखा हुआ है? जब हमने क्लोज कर दिया तो फिर अपने आप वो ओपन क्यों रहेगा? क्या वो अपने आप ओपन हुआ था? फिर भूत पिशाच थोड़ी है। आप किसके साथ डील कर रहे हैं? ऑब्जेक्ट के साथ। जब तक ऑब्जेक्ट को यूनिकली ऑब्जेक्ट की, अगर आपने कॉन्सेप्चुअली ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन पढ़ी हो तो ऑब्जेक्ट क्या होता है? एक डिस्क्रीट एंटिटी जिसे यूनिकली आइडेंटिफाई किया जा सके। अब जो यूनिकली आइडेंटिफाई नहीं किया जा सकता वो ऑब्जेक्ट नहीं है। जब ऑब्जेक्ट नहीं है तो हम उसके साथ काम ही नहीं करेंगे। फिर हो गया। इतना करके देखेंगे, कल यहाँ से आगे बात करेंगे।